यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, तो ये वीडियो होने वाली है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए, बीए प्रोग्राम के। तो बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने मेजर जो सब्जेक्ट है, मेजर में हिस्ट्री अडॉप्ट कर रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 तक का, 1870 से 1945 तक का टाइम पीरियड, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जो कि 1870 से 1945 का जो इतिहास है यूरोप का, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपने हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ा था, पर वो आपने 1870 तक ही पढ़ा था। अब आप 1870 से आगे तक पढ़ोगे, 1945 तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, न्यू आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। इसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब विद इन 1 वीक 2 वीक में आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये सेम ही मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हमें करना है। आज हम इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 की। तो आज हम पहला यूनिट कवर करेंगे। सिलेबस में ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसने सिलेबस नहीं देखा वो सिलेबस भी देख सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 की प्लेलिस्ट रोमा जैसा, तो आपके साथ सिलेबस भी आ जाएगा और ये वीडियोस भी आ जाएगी। तो आपका यूनिट फर्स्ट का नाम है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय अर्थव्यवस्था। तो 19th सेंचुरी के बाद में, 19वीं सदी के जो बाद में जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वो बताना है आपको, ठीक है। 19वीं सदी मतलब क्या होता है? 1800 का पीरियड, 1800 से 1900 का पीरियड को हम कहते हैं 19वीं सदी, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब उसके बाद में जो यूरोप है उसमें आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त परिवर्तन हुए थे। जो हम देखते हैं इकोनॉमिक बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, ठीक है। ये है वह समय था, ये वो टाइम था जब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे महाद्वीप में फैल चुका था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, औद्योगिकरण आया था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब पूरे महाद्वीप में फैल चुका था। और अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से विकसित हो रही थी। अब जो यूरोप की अलग अलग कंट्री, उस सबकी जो अर्थव्यवस्था है उन सब में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, जिससे सबकी अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। इस अवधि में क्या हो रहा था, विज्ञान का और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का और व्यापार में नए जो आविष्कार है वो होने स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि विज्ञान का हुआ, आपको पता है विज्ञान में बहुत ज्यादा आप गैलीलियो का देखते हो, जैसे कि विज्ञान गैलीलियो देता है, टेलीस्कोप का आविष्कार करता है। और जो आइजैक न्यूटन है वो अपने 3 लॉज, जो लॉज लाता है फोर्स का, और जो सूर्य केंद्र सिद्धांत है, तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान में उस समय आ जाता है। टेक्नोलॉजी में उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी, मशीन आ रही थी। अब टेलीस्कोप का आविष्कार आ गया था, प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, गुटेनबर्ग ने करा था। बहुत सारी ऐसी चेंजेस जो है, आविष्कार जो है, जैसे कि आविष्कार में मैंने बताया ना, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो कई अमेरिका ढूंढा गया, अमेरिका ढूंढा गया, भारत की खोज की गई समुद्री रास्ते की, वास्को डी गामा द्वारा। तो ये सारे आविष्कार हो रहे थे, प्रौद्योगिकी में चेंजेस आ रहे थे, विज्ञान में इन सब में प्रगति हो रही थी, जिससे उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है, मतलब यूरोप का जो प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो यूरोप के, और उनकी जो आर्थिक संरचना है उसमें बदलाव आया। अब जब विज्ञान अच्छा होगा, बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, आविष्कार होंगे नए नए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है उस देश का बढ़ेगा और आर्थिक संरचना में बदलाव आएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो अच्छा संरचना होगी, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कैसी थी, औद्योगिकरण, कृषि सुधार, व्यापार और वित्तीय विकास, इन सब के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप जान गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से कि औद्योगिकरण और उसका प्रभाव कैसा रहा, कैसे 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण आया और उसका प्रभाव रहा, पहले इसको जानते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में मशीनों का उपयोग बढ़ा। जब औद्योगिक क्रांति आई, इससे यूरोप में मशीन का जो उपयोग है वो बढ़ने लगा, जिससे उत्पादन की गति और क्षमता में भारी वृद्धि हुई। जो प्रोडक्शन था उसमें क्या हुआ, उत्पादन में गति आ गई, तेजी आ गई, और क्षमता में भारी वृद्धि भी आ गई। अब जो प्रोडक्ट पहले हाथ से बनाए जाते थे, तो एक तो समय बहुत लगता था, ऊपर से वो महंगे जो है वो भी बहुत होते थे, क्योंकि समय लगता था। अब क्षमता भाव में भारी वृद्धि आई, अब गति से होने लगा। अब एक साथ, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन से एक साथ एक दिन में मान लो 1000 बुक छप गई, तो उतने सारे मजदूरों का काम बच जाता था, टाइम बच जाता था, तो क्षमता में भी और गति में भी भारी भारी वृद्धि आई थी।
ब्रिटेन में, जर्मनी में और फ्रांस में, इनमें औद्योगिकरण में अग्रणी रास्ते बने थे। मतलब सबसे पहले औद्योगिकरण जो औद्योगिक क्रांति आई थी उस तो ब्रिटेन में आई थी सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, तो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 है जो मेजर उस समय का कह सकते हो जिसमें सबसे पहले आया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था औद्योगिक क्रांति, यहाँ पे सबसे तेज़ी से बढ़ रहा था इन 3 देशों में। ठीक है? तो इसका प्रभाव भी जानते हैं, तो कारखानों का विकास हुआ औद्योगिक क्रांति आने से। कारखाने बने, जब औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बैठने लगी, लोग मशीन का उपयोग करना सीख गए, तो कारखाने लगाने तो ज़रूरी है, कंपनियाँ लगाना तो ज़रूरी है। तो परंपरागत जो हस्तशिल्प लोग होते थे, जो हैंडमेड चीज़ बनाते थे और जो कुटीर उद्योग होते थे छोटे-छोटे, जैसे कि सोनार, लोहार, जो छोटे-छोटे काम करते थे, खुद से ही लिखते थे बुक वगैरह, पांडुलिपि वगैरह, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों ने उनकी जगह ले ली। अब जो काम जो हाथ से किया जाता था, हैंडक्राफ्ट होता था, अब वो कौन कर रहा है? वो मशीनों द्वारा कर रहा जा रहा है। वो भी कहाँ पे करा जा रहा है? कारखानों में करा जा रहा है। कारखाने कहाँ पे होंगे? शहरों में होंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि शहरीकरण भी हो रहा था। तो नवीन मशीनरी का उपयोग होने लगा, नए-नए मशीन आने लगे। भाप इंजन मशीन, बिजली से चलने वाली लोहे की मशीन अधिक जो है वो प्रयोग होने लगी थी। रेलवे और परिवहन का भी विस्तार हुआ। अब जब कारखाने बनेंगे, नई मशीनें बनेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब इतनी सारी चीज़ें बनेंगी, तो उसका व्यापार भी होगा। तो व्यापार कैसे होगा? व्यापार को अगर विदेशों के साथ करेंगे व्यापार या किसी के भी साथ करेंगे, तो मतलब एक ट्रैक होता है जाने का, तो रेलवे नेटवर्क बनाया गया। अगर मान लो विदेशों से करना है, तो पोर्ट तक जो बंदरगाह होता है, उस तक माल को पहुँचाने के लिए ट्रेनों द्वारा पोर्ट तक पहुँचाया जाता था। वहाँ से बोट में, फिर क्या होता था, हवाई जहाज में दूसरे देश में भेज दिया जाता था। तो रेलवे नेटवर्क क्या कर रहा था? विकास, इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि इससे आवाजाही जो होती थी प्रोडक्ट की, वो आसानी से होने लग रही थी और जो लोग थे उनके लिए भी आसानी होती थी, क्योंकि रेल मार्ग बिछा। अब लोग एक गाँव से दूसरे गाँव, एक देश से दूसरे देश में व्यापार अच्छे से कर रहे थे, तो व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे बन रहे थे लोगों के, और कच्चे माल और उत्पादन की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा सुगम हो गई थी। अब कच्चे माल किसी और देश से खरीदना है, तो वो आसानी से ट्रेन के माध्यम से आ जाता था, और बेचना हो तो वो भी चले जाता था। ठीक है? नए उद्योगों का उत्पादन हुआ, नए-नए जो उद्योग है, जो जैसे कि लोहे, इस्पात, कपड़ा, रसायन और जहाज निर्माण, ये सारी जो उद्योग है उसका भी उत्थान हुआ। क्योंकि जब मशीनें आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो सारी मशीनें बेसिकली लोहे की होती थी, तो लोहे का और ज़्यादा काम बढ़ गया, उद्योग बढ़ गया, धंधा बढ़ गया, इस्पात का बढ़ गया, कपड़ा का बढ़ गया, क्योंकि फैक्ट्री में बनने लगी, ज़्यादा सस्ते दामों पे बिकने लगी तो माँग बढ़ गई, रसायन का बढ़ गया, क्योंकि आविष्कार हो रहे थे, कितनी चीज़ें हो रही थी, जहाज निर्माण, अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बेचना भी है, तो बेचने के लिए जहाज बनाना है, तो उसकी जहाज जो बना रही है कंपनी, उसका भी तो उद्योग धंधा अच्छा हो रहा है, उत्थान हो रहा है उसका। तो नए उद्योग धंधे मतलब आई थी, नई-नई कंपनियाँ उभर रही थी इस समय। औद्योगिकरण से रोज़गार के अवसर बढ़ रहे थे। औद्योगिक क्रांति के आने से क्या हुआ? रोज़गार लोगों को मिलने लगे, बढ़ने लगे। लेकिन साथ ही क्या हुआ? मज़दूरों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बन गई। एक तरफ फ़ायदा ये हुआ कि रोज़गार मिलने लग गए, रोजगार में बढ़ोतरी हुई और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी हुई, ठीक है? बट दूसरी तरफ नुकसान ये देखते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति में अब कंपनियां बैठने लगी, तो कंपनियां में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो स्थिति है वो दयनीय होने लगी, क्योंकि उनसे कम वेतन में ज्यादा काम कराया जा रहा था। तो उनकी के साथ क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। शहरीकरण तेजी से हुआ, क्योंकि जब कारखाने बैठने लगे औद्योगिक क्रांति से, तो कारखाने कहाँ बैठेंगे? ऑब्वियसली किसी शहर बसाया जाएगा, वहां पे लोग आएंगे गाँव से, शहरीकरण होगा, गाँव से लोग बसेंगे शहर में, वहाँ रहेंगे, वहाँ पे अपना काम करेंगे, तो शहर का निर्माण हुआ और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। सामाजिक असमानता कैसे बढ़ने लगी? सामाजिक असमानता ऐसे बढ़ी कि अब शहर में 2 तबके के लोग रहने लग गए। एक उद्योगपति जो अमीर होते थे और दूसरे मज़दूर, क्योंकि मज़दूरों को काम करने के लिए शहर आना पड़ता था, क्योंकि सारी कंपनियाँ कहाँ होती थी? सब शहरों में ही बसाई जाती थी। अब लोगों को अपना गाँव छोड़ के, अपना जगह छोड़ के शहर में बसना पड़ता था, तो वहाँ पे अब रहने के लिए उनको छोटे-छोटे कमरे मिलते थे, महँगे-महँगे दामों पे मिलते थे, खाने का, उनके स्कूल का, उनके बच्चों का। तो सबका उनको क्या है, अपना जहाँ रहते थे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहना असमानता पैदा करती थी। तो लोगों की जो जो गरीब लोग थे, मज़दूर लोग थे, उनके पास तो इतनी ना घर था रहने का, ना तो कुछ, तो उनको उनकी जो दयनीय स्थिति हो गई थी गंदगी में रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे थे, तो गंदगी फैल रही थी। एक तरफ मज़दूर वर्ग हो गए थे और एक तरफ क्या हो गए थे? उद्योगपति हो गए थे, तो असमानता बढ़ गई थी समाज में। दूसरा, कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ था औद्योगिकरण के आने से। कैसे? हालांकि औद्योगिकरण के कारण कृषि क्षेत्र की महत्ता कुछ हद तक कम हुई थी, लेकिन फिर भी इस समय यूरोपीय कृषि में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। देखिए, औद्योगिक क्रांति जब आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी में काम करने जाएंगे। तो कंपनी में काम करने लोग गए, तो वो कंपनी में काम करने वाले लोग कौन होंगे? पहले तो वो कृषि ही करते होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पहले अर्थव्यवस्था का स्रोत तो कृषि था। तो कृषि की महत्ता कुछ कम तक हद हुई, मतलब कम हो गई थी कुछ हद तक, क्योंकि कृषि से जो किसान मजदूर थे वो अब कहाँ फैक्ट्री में काम करने लग गए। तो कृषि की जो
कह सकते हो मांग है, काम है, उसमें कमी आ गई। लेकिन फिर भी औद्योगिकरण आने से कुछ ऐसी मशीनें बनी, कुछ ऐसे जैसे कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई, जिससे कृषि में आसानी से कृषि करा जा सके। जैसे कि अ, ट्रैक्टर बना दिया जोतने के लिए, जो पहले मुश्किल से जोता जाता था गायों के द्वारा, बैलों के द्वारा, लोगों के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्रांति आने से नए-नए टेक्नोलॉजी को खोज लिया गया, जिससे फसलों को एक साथ अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग तरीके से उगाया जाए। तो कृषि में भी कुछ बदलाव भी आई थी और कह सकते हो कि मज़दूरों की शिफ्ट होने से कमी भी आई थी। ठीक है? दोनों पॉइंट्स याद रखना है। तो नए कृषि उपकरणों का उपयोग होने लगा था। अब कृषि में नए-नए उपकरण का उपयोग करने लगे थे। जैसे लोहे के हल का उपयोग करने लग गए थे लोग, ठीक है? मशीन द्वारा फसल कटाई की गई थी। पहले फसल कटाई कैसे करी जाती थी? हाथ से की जाती थी, मेहनत ज़्यादा लगता था, मज़दूरी ज़्यादा लगती थी। अब ये काम मशीन को दे दिया गया, तो काम आसान हुआ और खादों का प्रयोग बढ़ने लगा। पहले लोग नेचुरल खाद से करते थे, अब खादों का उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मशीनें जो करती थी काम, वो मतलब उनकी गुणवत्ता में कमी आती थी और खादों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जो कि रसायन द्वारा बनाया जाता था, आर्टिफिशियल भी। क्योंकि जहाँ-जहाँ बंजर भूमि थी, वहाँ पे रसायन का उपयोग करके क्या करा जाता था, उस भूमि को उपजाऊ फर्टाइल करा जाता था। दूसरा, भूमि सुधार और वैज्ञानिक खेती। भूमि सुधार के लिए वैज्ञानिक खेती की गई, जैसे कि बेहतर बीज का निर्माण किया गया, जिससे अच्छी फसलें उगाई जाए, जो कि रसायन द्वारा की गई। रोटेशनल खेती की गई, फसल चक्र और सिंचाई तकनीकों को अपनाया गया, जिससे क्या हुआ, बोर्डिंग लगाई गई। अब सिंचाई के लिए भी नदियों पर डिपेंड ना होके अब क्या करा गया, जल का स्रोत कहाँ से लिया गया, सबमर्सिबल वगैरह लगा के। तो नई नई विज्ञान को इसमें जोड़ा गया, खेती की चीजों में जोड़ा गया। व्यावसायिक कृषि का उदय हुआ। अब क्या है व्यावसायिक कृषि, पता है ना आपको क्या है? किसानों ने पारंपरिक खेती की जगह अब व्यापारिक खेती को अपनाना शुरू किया, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि आई। जैसे कि अपने भारत में भी पिछली बार आपने पढ़ा था, जब आप पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अगर आपने पढ़ा होगा तो कृषि का व्यापारीकरण आया था, क्वेश्चन भी आया था ये। तो कृषि का व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण जो होता है, वो इसे कहा जाता है, जब कृषि जो होते थे पहले, वो मतलब पूरी दुनिया में ही कह सकते हो या भारत में भी कह सकते हो, यूरोप में कहीं पे भी, तो लोग अपने खाने के लिए उगाते थे, क्योंकि सब कृषि ही करते थे। तो इतना कृषि की डिमांड बिकने की नहीं थी कि बेचा जाए, वो अपना उगाते थे, अपना खाते थे, ठीक है? ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे इन सब चीज़ों का। पर इससे क्या होने लगा, अब लोग व्यापारीकरण करने लगे कृषि का। अब क्या है, जो वो फसल उगाते थे उसे अब वो एक देश से दूसरे देश में बेचने लगे, मतलब उसका प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगा और व्यापार होने लगा, ठीक है? यूरोपीय उपनिवेशों से खाद्य आयात करने लगे। जो यूरोपीय औपनिवेशिक थे, मतलब जितने भी यूरोप की कंट्री थे, कह सकते हो ज़्यादा तो ब्रिटेन ने ही अपने औपनिवेश बना रखे थे, जैसे कि भारत को भी बना रखा था 19वीं शताब्दी में, अमेरिका को, अफ्रीका को। तो ये सारे जो यूरोप ने जिनको अपना औपनिवेश, अपना गुलाम बना रखा था, उन सबसे वो क्या कर रहे थे, खाद्य आयात कर रहे थे। जो कच्चा माल है उसको ले रहे थे, जैसे भारत से भी कच्चा माल लेके जा रहे थे, अफ्रीका से भी लेके जा रहे थे वहाँ के सोर्स, तो ये सब लेके जा रहे थे, वो खाद्य को आयात कर रहे थे, मतलब अपने कंट्री में ला रहे थे, आयात यानी आना। यूरोप के विभिन्न देशों ने अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया, उपनिवेश देश से सहायता ली और इस पर निर्भरता बढ़ा दी। कि अब क्या है, कच्चा माल हम आपके उपनिवेश कंट्री से ले जाएंगे, जिस पे हमने गुलामी, मतलब गुलाम है, जो हमारा देश गुलाम है, उससे हम लेकर आएंगे और अपने माल को, जो कच्चे माल है उसको अपने देश में बनाएंगे और वो जो गुलाम देश है उसमें हम बेचेंगे। जैसे कि भारत में क्या था, वो एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। कृषि उद्धार के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि आई, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बनाए रखना संभव हुआ। कृषि में खाद्य उत्पादन से वृद्धि बढ़ गई, अब खाने की कमी भी कम हुई लोगों में। इससे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि बनाए रखने में भी संभव हुआ, अब लोग भुखमरी से ज़्यादा नहीं मर रहे थे इस वजह से, ठीक है? अब देखते हैं हम कि व्यापार और वित्तीय विकास कैसे हुआ औद्योगिकरण आने से, ठीक है? यूरोप में इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संस्थानों का भी अभूतपूर्व विकास हुआ था। देख रहे थे हम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था बहुत ज़्यादा, वित्तीय संस्थान बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इन सबका विकास हो रहा था। वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ यूरोप में सबसे पहले, ठीक है? उपनिवेशों से कच्चा माल लाया गया, जैसे कि भारत भी उसका उपनिवेश था और अफ्रीका भी था, अमेरिका भी था, तो इन सबसे क्या कर रहे थे वो लोग, कच्चा माल अपने देश में ला रहे थे, यूरोप अपने कंट्री में। जैसे ब्रिटेन का एग्जांपल ले सकते हो, ब्रिटेन भारत से ला रहा था, तो यूरोप में उत्पादित वस्तुओं को दुनिया भर में निर्यात कर रहा था। कच्चे माल ला रहा था, यूरोप में बना रहे थे वो कंट्री, जो चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, ये अपने देश में बना रहे थे, और जो अपनिवेश देश है जैसे भारत, अफ्रीका, उनमें वापस बना के महंगे दाम पे इसको बेच रहे थे, ठीक है? तो ऐसे उनका शोषण कर रहे थे। नए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की स्थापना कर रहे थे ये लोग। इस दौर में कई बैंक स्थापित हुए, जिन्होंने उद्योग और व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान की। ऐसे कई बैंकों का स्थापना हुई, जिन्होंने इन जो धंधे करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, इन सबको लोन दिया, पैसे दिए, अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, अपने उद्योग स्टार्ट करने के लिए, अपना धंधा स्टार्ट करने के लिए। सोने के मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड की स्थापना हुई। अब 1870 के दशक में क्या हुआ, अधिकांश यूरोपीय देशों ने सोने के मानक को अपनाया, जिससे मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित की गई। अब क्या है, सोने की मानक मीन्स, जैसे अभी पूरी वर्ल्ड की जो एक्सचेंज करेंसी है, कह सकते हो ना, वो है डॉलर,
ठीक है, जो चलती है, एक्सचेंज करते हैं। अगर आपको कहीं से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है, तो डॉलर से होता है, चाहे कोई भी देश में करे, डॉलर से ही होता है पूरे दुनिया में। तो उस समय मानक जो है ना, वो सोने को किया गया। एग्जाम्पल डॉलर का ले सकते हो, आज जैसे डॉलर से करते हैं, तो उस समय सोने का की गई। मतलब सोने को मानक बनाया गया, किसी भी मुद्रा का सुनिश्चित की गई कि अगर इस वस्तु का अगर हमें दाम निश्चित करना है, तो हम सोने से इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। डॉलर और सोना, जैसे आज डॉलर है वैसे सोने को बनाया गया था उस समय, ठीक है, एक्सचेंज करेंसी के रूप में, ठीक है। तो ये कह सकते हो। शेयर बाजार का विकास हुआ, कंपनियों में निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी और यूरोप में शेयर बाजार तेजी से विकसित हुआ। उस समय कंपनी आई, शेयर बाजार बना, तो इस जब कंपनी इतनी सारी इन्वेस्ट करने लगी इनमें, तो फिर क्या है, वहाँ यूरोप का जो शेयर बाजार था वो भी हाई पे पहुंच गया। इस आर्थिक प्रगति के कारण यूरोप की व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, अच्छी हो गई, विकसित हो गई और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र कहा जाने लगा। क्योंकि इतना पहले ही औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में आई, जिससे क्या हुआ, यूरोप को अब अर्थव्यवस्था का केंद्र माना गया। क्योंकि सारी जो व्यापार गतिविधि है, व्यापारिक गतिविधि है, वो सबका केंद्र तो यूरोप ही बन गया। यूरोप की सारी कंट्री ही क्या कर रही थी, गुलाम देशों से कच्चा माल खरीद के अपने देश में बना के बेच रही थी। तो पूरा प्रभाव किसका था, यूरोप की कंट्रियों का था। चौथा क्या हुआ, औद्योगिकरण क्रांति के प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था के इस विकास का समाज पर कई प्रभाव पड़े। मजदूर वर्ग का उत्थान हुआ और संघर्ष भी हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण मैंने बताया ना, मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, क्योंकि इनका शोषण होने लगा, ज्यादा काम कराने लगे, पैसे कम देने लगे। लेकिन इनकी स्थिति कठिन बनती गई, काम के घंटे लंबे होने लगे, मजदूरी कम दी जाने लगी, मतलब पैसे ज्यादा जिस हिसाब से काम करा जाता था उस हिसाब से पैसे नहीं जाते थे। श्रमिक आंदोलन और यूनियन का भी गठन हुआ। तो इससे क्या हुआ, अब श्रमिकों ने आंदोलन करने का सोचा, और यूनियन जो है ना, यूनियन आंदोलन जो है और श्रमिक आंदोलन, इसकी स्थापना हुई। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि हुई। लोगों ने गांव से शहरों में पलायन करा, क्योंकि सारी कंपनियां कहाँ थी, शहरों में थी, सारी फैक्ट्री शहरों में थी। तो शहरीकरण होना obvious सी बात है, जहाँ कंपनी होंगी वहां लोग बसेंगे, जहां लोग बसेंगे वहां शहरीकरण होगा, तो जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या कहाँ होती है, शहर में बढ़ती है, गाँव में कम होती है। धन और शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। अमीर और गरीब के बीच क्या हुआ, आर्थिक असमानता बढ़ गई, क्योंकि धन, जो उद्योगपति थे उनके पास धन आने लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि धंधा बढ़ रहा था उनका। तो धन और शक्ति का केंद्रीकरण होने लगा। अब सारी शक्ति किसके पास आने लगी, उद्योगपति के पास आने लगी। वो अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था। पूंजीपतियों ने अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि गरीबों को मजदूरी करा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो लोग क्रांति कर रहे थे। महिला और बच्चों का श्रम भी होने लगा। महिलाओं और बच्चों को भी कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनके जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। बाल मजदूरी कराई गई। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की जो अर्थव्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन हुए थे, जिससे यह वैश्विक आर्थिक शक्ति बन गया था। औद्योगिकरण जो उपकरण है, उसने कृषि सुधार, व्यापारिक प्रगति और वित्तीय संस्थानों के विकास ने यूरोपीय देशों को आर्थिक समृद्धि प्रदान की थी। हालांकि इस आर्थिक क्रांति के साथ कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी आई थी, जिससे निपटने के लिए आगे चलकर श्रमिक सुधार आंदोलन, सरकारी नीतियों की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान आधुनिक यूरोप की अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई और वैश्विक व्यापार तथा औद्योगिक क्रांति में इसकी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित की। तो इसने क्या करा, अर्थव्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन किया, वैश्विक शक्ति में यूरोप का नाम लाया। औद्योगिक क्रांति के आने से कृषि में सुधार हुई, व्यापारिक प्रगति हुई, वित्तीय संस्थान, बैंक वगैरह को बनाया गया। यूरोप के देश में समृद्धि आई और क्रांति भी आई, क्योंकि मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा था, यूनियन का गठन हुआ। आर्थिक समस्याएं भी आई, क्योंकि गरीब अमीर बढ़ गए थे, जिनसे निपटने के लिए आगे चल के श्रमिक सुधार आंदोलन, सरकार की नीतियां भी बनाई गई, बाल मजदूरी के खिलाफ भी। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब चलते हैं आपके जो टॉपिक है उस पे। आपका टॉपिक ये है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें दो चैप्टर दे रखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द्वितीय औद्योगिक क्रांति, नए व्यावसायिक प्रथाएं और नए उद्योग पैटर्न। अब अगर मैं आपको औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़ाती, तो आप दूसरा औद्योगिक क्रांति कैसे जानते, क्योंकि दूसरा पढ़ने के लिए आपको पहला भी जानना था, तो इसलिए मैंने आपको पहला वाला पढ़ाया। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे कि जो सेकंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या था, ठीक है, उसको जानते हैं। परिचय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति की एक नई लहर देखी गई थी। मतलब दूसरी बार औद्योगिक क्रांति अपने चरण में आया, इसलिए इसको द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सेकंड टाइम पे, एक तो 19वीं शताब्दी में मैंने अभी आपको पढ़ाया, फर्स्ट टाइम आया, ये दूसरी बार और तेजी से बढ़ा, तो इसको क्या कहने लगा, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। यह चरण पहले की औद्योगिक क्रांति से अधिक उन्नत थी। पहले जितना उन्नत किया था यूरोप ने, उससे भी ज्यादा उन्नत अब कर रहे थे वो लोग। और इसमें नई तकनीक, वैज्ञानिक खोजों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को समावेश किया गया था इसमें। इस समय व्यापार और उद्योग में नई व्यावसायिक प्रथाएं आई गई थी, नई बिजनेस प्रैक्टिस को जोड़ा गया था, और इसमें उत्पादन और व्यापार के नए तरीकों को भी लाया गया था, जिसके साथ उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी बदलाव आया। जो कंज्यूमर्स था उसके भी बिहेवियर में चेंज देखने को मिला, जिससे नए उद्योग पैटर्न जो है, कंजम्पशन पैटर्न, वो उभरने लगे, ठीक है। तो ये सेकंड रेवोल्यूशन जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो था, जिसमें क्या हुआ, अब और ज्यादा एडवांस होने लगा क्या, उद्योग। कैसे देखते हैं, पहला द्वितीय औद्योगिक क्रांति, उसको जानो तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है 1870 से 1914 तक आया था, कह सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था इसके बीच में हुई थी। इसने औद्योगिकरण को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। यह क्रांति मुख्य रूप से अमेरिका में आई थी, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में केंद्रित थी, ठीक है। इस समय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उत्पादन तकनीकों में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, प्रोडक्शन का तरीका था, उन सब में चेंजेस देखने को मिला। द्वितीय औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसको जानते हैं। कैसे नई प्रौद्योगिकी और ऊर्जा का स्रोत का निर्माण हुआ, नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया, नए ऊर्जा सोर्स को, जैसे कि बिजली को जोड़ा गया। अब बिजली के आने से क्या हुआ, पहले की जो भाप इंजन तकनीकी की जगह अब बिजली ने ले ली थी। पहले जो भाप इंजन से कंपनियों को चलाया जाता था, मशीनों को चलाया जाता था, अब वो किससे द्वारा चलाया जाने लगा, अब वो बिजली द्वारा मशीन चलाई गई, तो और ज्यादा एडवांस हो गई। स्टील का उपयोग होने लगा। बेसिमर प्रक्रियाएं के आविष्कार से इस्पात का उत्पादन आसान और सस्ता हो गया। जो लोहा महंगे में मिलता था, वो अब क्या होने लगा, स्टील वगैरह से लेने लगे, जो सस्ते दामों पे मिलने लगा। तीसरा, पेट्रोलियम और रसायन का भी उद्योग होने लगा। अब टेक्नोलॉजी आने से पेट्रोलियम वगैरह की खोज हो गई, जिससे इस दौर में पेट्रोलियम आधारित ईंधन, रसायनों का विकास हुआ, जिससे प्लास्टिक और कृत्रिम रंगों का उत्पादन संभव हो पाया। जो प्लास्टिक में रंग देते हैं, कृत्रिम रंग लग देते हैं, तो ये सब पेट्रोलियम द्वारा हो पाया। इंजीनियरिंग और मशीनरी लाई गई, रेलगाड़ियां बनाई गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर बनाए गए, जिसमें बड़े बड़े कार वगैरह बनाए गए, बड़े बड़े उद्योग, नई मशीनों का उपयोग होने लगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, संचार में भी और परिवहन में भी क्रांति आई। रेलवे और स्टीमशिप बनाई गई, लंबी दूरी तक यात्रा और माल को भी पहुंचाने के लिए सस्ती हो गई थी क्या, ट्रेन। ट्रेन के आविष्कार से अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम दाम पे जा सकते थे लोग, चाहे अपने माल को भेज सकते थे। टेलीफोन और टेलीग्राफ आ गया था, जिससे संचार के नए संसाधनों में व्यावसायिक नेटवर्क को भी मजबूत कर दिया था। जब वहाँ नेटवर्क होगा, टेलीफोन होगा, बातचीत होगी, संचार होगा, वहाँ हर चीज में सफलता ही आएगी। ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज बनाई गई। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कारों का आविष्कार होने लगा, विमानों का आविष्कार होने लगा, बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिससे व्यापार में भी वृद्धि आई और परिवहन भी और ज्यादा अधिक प्रभावी बन गई। तीसरा क्या हुआ, औद्योगिकरण का विस्तार होने लगा, विकास और ज्यादा होने लगा और बड़े उद्योगों का विकास होने लगा, जैसे मशीन से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा, मास प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। उत्पादन की लागत कम हुई और वस्तु जो है वो सस्ती होने लगी, बड़ी बड़ी मशीनों के लॉन्च होने से। फोर्ड मोटर कंपनी और असेंबली लाइन लाया गया। हेनरी फोर्ड द्वारा विकसित असेंबली लाइन तकनीकी ने कार निर्माण को तेजी और सस्ता बना दिया। अब कार बढ़ गया तो लोगों ने इसकी प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया और आवाजाही में भी आसानी हो गई। रसायन और दवा का उद्योग बढ़ गया। नई आविष्कार से नई औषधियां बनने लग गई, अलग अलग बीमारियों का इलाज होने लगा, सिंथेटिक उत्पादन बनने लगे। दूसरा क्या हुआ, नई व्यावसायिक प्रथाएं भी आई। सेकंड जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसमें नई व्यावसायिक प्रथा को जोड़ा गया था। औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यापारिक दुनिया में भी नए बदलाव देखने को मिले और व्यवसायों के जो संगठन थे, प्रबंधन थे, उनकी रणनीति थी, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन को जोड़ा गया। जैसे पूंजीवाद और बड़ी कंपनी का उदय हुआ, जैसे ट्रस्ट और कंट्रोल। जैसे बड़ी कंपनी ने अपनी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए ट्रस्ट और बनाए कंट्रोल बनाए, जिससे वे बाजार का एकाधिकार कर सके। तो एकाधिकार करने के लिए क्या कर इन्होंने ट्रस्ट और कंट्रोल बनाए। मल्टीनेशनल कंपनियां आई, कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। शेयर बाजार भी आया, वित्तीय संस्थानों का विकास हुआ, जैसे अ, कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गई। अब क्या है, कंपनी शेयर बाजार में अपना पैसा लगाने लगी। नई विपणन रणनीति आई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नई आई, विज्ञापन करने लगे अब लोग। अब पहले व्यापार के लिए विज्ञापन नहीं करते थे, क्योंकि छपाई मशीन आने से क्या हुआ, अखबारों द्वारा करने लगे, पत्रिकाओं द्वारा करने लगे, रेडियो, टेलीविजन। विज्ञान का चलन बढ़ गया, विज्ञान का चलन बड़ा, आविष्कार हुए, इन सबका उपयोग अब रेडियो, टेलीविजन सबका एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया। ब्रांडिंग की गई, पैकेजिंग पे अब ध्यान दिया गया। कंपनियों ने अपने उत्पादन की पहचान बनाने के लिए अपनी ब्रांडिंग की, कि ये हमारी कंपनी का है, ब्रांड पे ध्यान देने लगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था इस वजह से। पहले माल ही कोई नहीं बनाता था तो ब्रांडिंग नहीं करता था। अब औद्योगिक क्रांति आने से सब माल बना रहे हैं, तो कंपटीशन जहाँ बढ़ेगा, पूंजीवाद जहाँ होगा, वहाँ अपने माल को अच्छा दिखाने के लिए अपने ब्रांड को बिल्ड करना जरूरी है। डिपार्टमेंट स्टॉक्स और सुपर मार्केट आने लगे, जैसे खरीदारी को आसान बनाने के लिए बड़े रिटेल स्टोर्स का विकास किया गया, जिसमें एक ही स्टॉल में सारी चीज आपको उपलब्ध हो जाए, ऐसा खोला गया। जैसे जी जियो मार्ट देख सकते हो, आप कोई भी मॉल देख सकते हो। वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्पादन तकनीकें बढ़ने लगी।
टेररिज्म आने लगा। फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा विकसित की इसी समय। और उन्होंने फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन दिया कि कैसे करना चाहिए, जो उनके सिद्धांत है। और फोर्डरिज्म आने लगा। हेनरी फोर्ड ने उत्पादन प्रक्रिया के स्वचालित कर दिया और श्रमिकों को उच्च वेतन दिया, जिससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ी। उन्होंने मजदूरों में सुधार किया। नए उपभोग पैटर्न लाया गया, नई कंजम्पशन पैटर्न को लॉन्च किया गया द्वितीय औद्योगिक क्रांति में। इनके कारण उपभोक्ताओं के खरीदने का, उपभोग करने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव देखा गया। उत्पादन में वृद्धि और कीमतों में गिरावट के कारण अब आम जनता को भी उत्पादों तक पहुंच मिली, क्योंकि सस्ते दामों पे माल बेचा जा रहा था, हर लोग उससे खरीद पा रहा था। उपभोक्ता वस्तुओं का बढ़ता उत्पादन हो रहा था, उपभोक्ता बढ़ रहे थे, खरीदने वाले लोग बढ़ रहे थे, और वस्तु का उत्पादन भी बढ़ रहा था क्योंकि लोग खरीद रहे थे। कपड़ा और फैशन उद्योग बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया। नए कपड़े, तैयार परिधान आसानी से उपलब्ध होने लगे क्योंकि मशीन उसको जल्दी जल्दी बना रही थी। घरेलू उपकरण, क्या हुआ, जैसे कि बिजली के आने से रेफ्रिजरेटर बनने लगे, वॉशिंग मशीन, ये सब घरेलू है ना। नए उपकरण बनने लगे और बिक्री भी इसकी बढ़ने लगी। खाद्य उद्योग बनने लगे, जिससे डिब्बा बंद बनने लगा। प्रसन्न संस्कृति, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी। जैसे कि खाद्य जो खाना जो होता है वो पैकेजिंग वाला खाना जैसे हम देखते हैं ना, वो सब वाला खाना बनने लगा। उपभोक्तावाद का उदय हुआ। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जैसे कि अधिक उत्पाद और विज्ञानों ने लोगों को नई वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि नई नई चीजें मार्केट में बन रही थी। तो उस विज्ञान क्या कर रहा था, इसको प्रेरित कर रहा था कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि इस चीज को खरीदो। कर्ज और क्रेडिट सिस्टम बना। बैंकों का क्योंकि स्थापना हुई, तो लोगों ने क्या करने लगा, क्रेडिट कार्ड पर सामान खरीदने की सुविधा प्रदान की गई बैंकों द्वारा, जिससे लोग क्या कर रहे थे, इन सामानों को खरीद रहे थे। मनोरंजन और संस्कृति बढ़ा। रेडियो का आविष्कार की गई, सिनेमा करी गई। विज्ञानों ने नए नए उपभोग पैटर्न को जन्म दिया, तो मनोरंजन भी बढ़ रहा था और संस्कृति भी बढ़ रही थी, क्योंकि रेडियो सिनेमा द्वारा संस्कृति को दिखाई जा रही थी उस कंट्री की। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। ठीक है। नई व्यावसायिक रणनीति लाई थी, नई मतलब व्यापार करने का तरीका लाया, उत्पादन और व्यापार को प्रभावी बनाया कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, जबकि उपभोक्ता के बढ़ते प्रभाव ने बाजार को विस्तारित किया। जो कंज्यूमर था, खरीदने वाला था, उसके बदलाव, उसकी सोच में बदलाव आया, जिससे वो खरीदने को मजबूर हुआ और उसने खरीदा और व्यापार बढ़ा। नई तकनीकी, नई संचार, नई परिवहन का विकास हुआ। रेलवे बनाए गए, रेडियो बनाए गए, सिनेमा, इन सब का आविष्कार हुआ। औद्योगिकरण को नई ऊंचाई तक पहुंचाया इन सब ने। तो इस क्रांति के प्रभाव हम आज भी देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर आधुनिक उद्योग, व्यापार और उपभोक्ता संस्कृति विकास भी हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर पे, जो कि मैंने बी डाल रखा है, जो कि है आपका 1873 की आर्थिक मंदी और वित्तीय पूंजी का विकास। 1873 में जो आर्थिक मंदी हुई थी और वित्तीय पूंजी का जो विकास हुआ था वो क्या था, उसको जानते हैं परिचय से। तो 1873 की आर्थिक मंदी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1873 या लॉन्ग डिप्रेशन भी कहा जाता है यूरोप का, जिसमें क्या हुआ था, यूरोप में आर्थिक मंदी आ गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से ये एक थी, जब यूरोप में संकट आ गया था। यह संकट यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर फैला और औद्योगिकरण, व्यापार और बैंकिंग और वित्तीय संस्थान पर इन्होंने गहरा प्रभाव डाला। क्योंकि औद्योगिकरण पे इसलिए डाला क्योंकि जब आर्थिक मंदी आएगी तो लोग खरीदेंगे कैसे, लोन कैसे लेंगे, बैंकिंग पे, इन सब पे प्रभाव पड़ा। इस मंदी के दौरान कई बैंक और उद्योग दिवालिया हो गए, क्योंकि लोगों ने कई बैंकों से कर्जा लेके अपना धंधा खोला था। जब जब मंदी आ गई तो उनका धंधा ही नहीं चला, तो वो बैंक को लोन कैसे चुकाएंगे, या व्यापार जो उन्होंने खोला वो भी कैसे बढ़ेगा। तो मंदी, दिवालिया आ गई, मतलब उनका बिक्री नहीं होने लगा, गरीबी आगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी, आर्थिक अस्थिरता फैलने लगी। तो लंबे समय तक ये बना रहा। हालांकि इस संकट ने नई उद्योगों को प्रभावित भी किया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय पूंजी, जो फाइनेंस कैपिटल कहते हैं जिसे, का तेजी से विकास हुआ और बैंकों को निवेश कंपनियों ने बड़े बड़े उद्योगों में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे पूंजीवाद के नए स्वरूप का जन्म हुआ। और ठीक है, तो 1873 की आर्थिक मंदी के कारण, प्रभाव और वित्तीय पूंजी को हम एक एक करके अब आगे देखते हैं। तो 1873 की आर्थिक मंदी जो थी, उसके कारण जानते हैं हम, मंदी के कारण। 1873 की आर्थिक मंदी कई आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई थी। एक कारण नहीं था, इसका आर्थिक कारण भी था और वित्तीय कारण भी था, और जो वहां की राजनीति थी वो भी इसका कारण बना। ठीक है। पहला था रेलवे बूम का अंत हुआ, इससे आर्थिक मंदी आई। 1860 और 1870 के दशक में अमेरिका और यूरोप में जो रेलवे का अत्यधिक विस्तार हुआ था ना, लेकिन 1873 में ये रेलवे कंपनियां अत्यधिक निवेश और ऋण के कारण दिवालिया होने लगा इनका। जो लोन लेके ये लोग बनाने लगे थे ना, कंपनी रेल ट्रैक बिछा रहे थे, ये लोन नहीं दे पा रहे थे, इन पर कर्जा ज्यादा हो गया, तो इनका दिवालिया हो गया। तो इनके कारण ही क्या हुआ, फर्स्ट कारण बनाइए मंदी का। दूसरा, शेयर बाजार का पतन।
1873 में वियना जो थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में थी, और अमेरिका के जो न्यूयॉर्क है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों का जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो शेयर बाज़ार क्या हुआ था, डाउन हो गया था। बैंकों का भी दिवालियापन आ गया था, क्योंकि जो भी इससे लोन ले रहा था वो इसको दे नहीं पा रहा था। कई बैंक अस्थिर शर्त देने के कारण बंद हो गए थे, जिससे नकदी की भारी कमी हो गई थी। सोने के मानक का उपयोग, मैंने बताया था ना, अब गोल्ड को स्टैंडर्ड माना गया था किसका, किसी भी वस्तु की तुलना, जैसे आज हम डॉलर को मानते हैं। कई देशों ने अपनी मुद्रा को सोने से जोड़ दिया, लेकिन आर्थिक अस्थिरता के कारण स्वर भंडार घट गया, जिससे संकट और गहरा हो गया। पांचवा कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट आया। व्यापारिक अस्थिरता और उच्च आयात शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में मंद पड़ गया। जो उच्च शुल्क था, जो उच्च आयात शुल्क होता था, आने जाने का टैक्स, उससे ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा किसी कंट्री में बेचने के लिए, तो जिससे क्या, वो सामान महंगे दाम पे बिकने लगा। महंगे दाम पे बिकने लगा तो फिर क्या होने लगा, वो सामान को लोग कम खरीदने लगे, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई। कृषि संकट आया। इस समय कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई, जिससे किसानों की आय घटी और उसके द्वारा लिए गए जो ऋण हो है उसको चुकाने में भी बड़ी ज्यादा कठिनाई आई। अब जानते हैं मंदी के प्रभाव क्या हुए। अभी हम कारण जान लिए, मंदी के प्रभाव जानते हैं। 1873 की मंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हम जानते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। उद्योगों और कंपनियों के बंद होने के कारण क्या हुआ, जब मंदी आएगी तो कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा क्या हुआ, मजदूरी में भी गिरावट आ गई। श्रमिकों की मांग जो है वो कम हो गई, क्योंकि कंपनी बंद हो गई। अब श्रमिकों को कौन अपने कंपनी में रखेगा, तो इसकी दर घटने लगी। व्यापार और निवेश में भी गिरावट आई। नए निवेश बाजार में पैसा लगाने से डरने लगे, क्योंकि उनके पैसे डूब रहे थे, क्योंकि कंपनी क्या है वो भाग जा रही थी, या उनका अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिससे उद्योगों का भी विस्तार रुक गया। कृषि क्षेत्र में भी संकट आ गया। किसानों की आय में गिरावट आई और उनके ऋण चुकाने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि जिससे वे भारी कर्ज में डूबते चले गए। तो कृषि के संकट आने लगा। कृषि पे संकट आएगा तो देश पे संकट। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। आर्थिक संकट के कारण कई देशों ने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, लड़ने लगे लोग एक दूसरे से, तो सरकारों पर दबाव बढ़ गया, तो राजनीतिक अस्थिरता बन गई यूरोप के देशों में। नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस होने लगी। सरकार और बैंकों ने मंदी से निपटने के लिए नई नीतियां अपनाई, जिसे वित्तीय पूंजी, जिसे फाइनेंस कैपिटलिज्म का उदय हुआ। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, वित्तीय पूंजी का विकास। अब जानते हैं। अब देखिए, मैंने बताया ना, सब 19वीं शताब्दी में यूरोप में मंदी आ गई, गिरावट आ गई, यूरोप का धंधा चौपट हो गया। अब चौपट को उभारने के लिए मैंने बताया ना, नई आर्थिक नीति लाई गई, फाइनेंस कैपिटलिज्म। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म के लाने से कैसे ये दोबारा उभर गया, इसका विकास हो गया, दोबारा औद्योगिक क्रांति जो करण था, और जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो दोबारा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, तो इसी को हम जान रहे हैं। तो वित्तीय पूंजी की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। जो इन्होंने वित्तीय पूंजी लॉन्च की वो थी क्या। वित्तीय पूंजी उस पूंजी को संदर्भित करता है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्योग, कंपनी और व्यापार में निवेश के रूप में प्रभावित की जाती है। जो कोई बैंक या कोई वित्तीय संस्था होती है जो किसी कंपनी को लोन देती है ना व्यापार करने के लिए, उसे कहा जाता है फाइनेंस कैपिटल। ठीक है। 1873 की मंदी के बाद वित्तीय पूंजीवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ा, क्योंकि उद्योगों को पुनर्जीवित करने और व्यापार को गति देने के लिए वित्तीय संस्थानों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वित्तीय पूंजी के विकास के प्रमुख कारण क्या थे, जो वित्तीय पूंजी थी उसके विकास का प्रमुख कारण क्या थे उसको जानते हैं। तो बैंकों की भूमिका में वृद्धि पहला कारण था। उद्योगों और कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों ने क्या किया, बड़ी मात्रा पर लोन दिया और निवेश भी प्रदान किया लोगों को, कि आप निवेश कर सकते हो यहाँ। बड़े पूंजीवाद घरानों का प्रभाव देखा गया। जैसे जैसे उद्योग बड़े 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 पूंजीवाद, पूंजीपति और निवेशकों का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर बढ़ने लगा। नए बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ। वाणिज्य बैंकिंग और निवेश बैंकिंग, इनमें स्पष्ट विभाजन देखा गया। शेयर बाजार का फिर पुनर्गठन हुआ, क्योंकि फाइनेंस कैपिटल पूंजी आई गई। कंपनियों ने अपने वित्तीय संकट से उभरने के लिए शेयर बाजार में पूंजी जुटाने की प्रक्रिया तेज कर ली। उपनिवेशवाद और अंतर्राष्ट्रीय वित्त भी इसका कारण बना। यूरोपीय देश ने अपनी वित्तीय पूंजी का उपयोग कर उपनिवेशों में निवेश करने लगे, जिससे वैश्विक पूंजीवाद का भी विकास हुआ। ठीक है। तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद के परिणाम को जानते हैं। कारण जान लिए, अब जानते हैं वित्तीय पूंजीवाद के परिणाम क्या हुए, कैसे यूरोप में इसका प्रभाव दिखा। 1873 की मंदी के बाद वित्तीय पूंजी का विकास कई बदलाव लेकर आया, जैसे कि बड़ी कंपनी और बैंकों का गठबंधन होने लगा। उद्योगों और बैंकों के बीच सहयोग बढ़ा, जिससे कुछ ही कंपनियां का बाजार पर नियंत्रण हुआ। ठीक है। नवाचार और औद्योगिक विकास हुआ। बैंकों ने नए उद्योगों और वित्तों की सहायता ली, जिससे तकनीक, नवाचार और औद्योगिक प्रगति बढ़ी। तीसरा, वैश्विक वित्तीय प्रणाली का भी विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश और वित्तीय लेन देन बढ़ने लगा। अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में निवेश कर सकता है। मजदूर वर्ग की स्थिति में भी बदलाव आई। औद्योगिकरण बढ़ने के बावजूद मजदूरों को शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे श्रमिक आंदोलन तेज हुए।
पूंजीवाद और समाजवाद के बीच टकराव देखने को मिला। वित्तीय पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव ने समाजवादी आंदोलन को जन्म दिया, जिन्होंने मजदूरों के अधिकार और सामाजिक सुधारों की मांग की। 73 की आर्थिक मंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, यूरोप की। और इस संकट के कारण व्यापार में, चाहे उद्योग हो, चाहे बैंक हो, इन सब में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। इस मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार ने क्या किया? उद्योगपतियों ने वित्तीय पूंजी का सहारा लिया, लोन लेना स्टार्ट किया, जिससे बैंकों को बड़े उद्योगों का प्रभाव बढ़ा। इस दौरान वित्तीय पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसने आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था की नींव रखी। हुआ कि पूंजीवाद में अस्थिरता का खतरा बना रहता है और वित्तीय संस्थानों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलकर इसी वित्तीय पूंजीवाद ने प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 की आर्थिक पृष्ठभूमि को भी तैयार किया था। यही जो वित्तीय पूंजीवाद है, इसी ने पूंजीवाद और साम्यवाद जो है, आप देखते हो कि वर्ल्ड वॉर भी होता है, तो उन सब का कारण भी ये भी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट में था, वो मैंने दोनों इसमें करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ये वीडियो आपको खत्म, मतलब पूरा आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।